हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। सामान्य विज्ञान लेक्चर सीरीज के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को करने वाले। इसके पहले के 3 वीडियो यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें ज़रूर देखिए। पहले वीडियो में हमने गति, मोशन को कवर किया था, जिसमें 6 राशियाँ मुख्यतः हमें याद रखनी है: दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण और मंदन। इसके बाद हमने पढ़े थे ग्राफ और सीजीएस एमकेएस पद्धति वगैरह, है ना। गति के समीकरण भी हमने पहले ही टॉपिक में कवर किए थे। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा गति के नियम, जिसमें हमने न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के 3 नियमों को पढ़ा था। फिर तीसरे नंबर पे आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को भी हमने बहुत अच्छे से समझा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। उपग्रह के बारे में देखा था, पलायन वेग देखा था, कक्षीय वेग देखा था, स्मॉल जी को जाना था और कैपिटल जी को जाना था। ठीक है, यदि आपने पहले के 3 वीडियो देखे होंगे तो ये 3 क्वेश्चन है, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है। स्मॉल जी का मान आपको बताना है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है। सेकंड क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया था। और थर्ड क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। आज का हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, कार्य। पहले हम कार्य पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा और फिर शक्ति। तो कार्य मतलब क्या, याद रखना है आपको। कार्य मतलब है कि 2 चीज़ों का गुणनफल, और वो 2 चीज़ क्या है, तो बल और विस्थापन। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य क्या कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल करना कार्य कहलाता है। मतलब यदि आपको कार्य निकालना है तो उसके लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, और बल के साथ में विस्थापन आपको चाहिए रहेगा। बल के साथ में क्या जरूरत रहेगी, विस्थापन। बल के साथ में किसकी जरूरत होगी, विस्थापन की। तो बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, Fs। इसको हम वर्क है इसलिए W से दर्शाते हैं, W बराबर F इंटू एस। और पूरा फॉर्मूला इसका है W बराबर Fs कॉस थीटा। कभी कभी कॉस थीटा का मान भी निकालने को बोलता है वो, तो इसलिए पूरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, Fs कॉस थीटा। जैसे ये व्यक्ति है, इस बॉक्स को ये क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। यदि ये बल लगाने से ये बॉक्स S विस्थापन हो गया इसमें, तो इस पर किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, जितना व्यक्ति ने बल लगाया है वो और जितना विस्थापन हुआ है, इन दोनों का गुणनफल करके हमको कार्य मिल जाएगा। तो याद रखना है, कार्य निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बल साथ ही साथ विस्थापन। और बल के साथ में विस्थापन का गुणा कर दो तो कार्य मिल जाता है। अब कार्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के: पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, 3 प्रकार के कार्य होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, मान लो इस दिशा में बल लगाया जा रहा है और इसी दिशा में विस्थापन हो, इसी दिशा में विस्थापन हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक कार्य। लेकिन यदि इस दिशा में बल लगाया गया और विस्थापन हो गया विपरीत दिशा में, तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक कार्य। और यदि F और S के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया, F और S के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इसको हम बोलते हैं कि यह जीरो कार्य है। ठीक है, तो तीनों स्थितियां याद रखना। इस साइड बल लग रहा था, विस्थापन हो गया ऊपर, तो यह स्थिति किसकी बनेगी, शून्य कार्य की बनेगी। ठीक है ना, तीनों स्थितियां याद रखना। 3 प्रकार के कार्य होते हैं। धनात्मक कार्य मतलब बल की दिशा में विस्थापन होना, ऋणात्मक कार्य मतलब बल की विपरीत दिशा में विस्थापन होना, और जीरो कार्य मतलब बल के लंबवत दिशा में विस्थापन होना। तो तीनों प्रकार के कार्य हमने डिस्कस कर लिए। अब कार्य मतलब फिर से देख लो एक बार, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर Fs कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है कार्य का, W बराबर Fs कॉस थीटा। इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं, बल का मात्रक हमने पढ़ा था न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक हमने पढ़ा था मीटर। न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो गया। या फिर आप इसको क्या बोल लो, जूल। न्यूटन मीटर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। तो दोनों ही मात्रक किसके हैं, कार्य के। कार्य के मात्रक भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है।
कितना बल लग रहा है 5 न्यूटन का, तो हम लिख लेंगे F बराबर 5 न्यूटन। F बराबर 5 न्यूटन। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो S बराबर कितना 2 मीटर का विस्थापन हो गया। तो किया गया कार्य हमको निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला है W बराबर F इंटू एस। F इंटू एस कर देंगे हम, तो W मिल जाएगा हमको 5 गुणा 2 मतलब 10 न्यूटन मीटर। 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल हमारा कार्य हो जाएगा। कितना कार्य हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल का हमारा कार्य हो जाएगा। यदि 5 न्यूटन का बल लग रहा है किसी वस्तु पर और वस्तु कितना विस्थापित होती है 2 मीटर, तो हमें क्या करना है W बराबर Fs मतलब 5 गुणा 2 10 न्यूटन मीटर का कार्य हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, इसके मात्रक भी याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर हो तो किया गया कार्य हमको निकालना है। फिर से हमें क्या दिया है F, बल कितना लगाना है 7 न्यूटन का बल लगाना है। विस्थापन कितना है, तो विस्थापन है 8 मीटर का, और हमें निकालना क्या है, तो हमें W निकालना है। W बराबर क्या होता है F इंटू एस। F इंटू एस, तो 7 आ गया हमारा F का मान, 8 आ गया विस्थापन का मान, तो W क्या हो जाएगा 7 8 कितना होता है 56 होता है। 56 न्यूटन मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। किया गया कार्य कितना हो जाएगा 56 न्यूटन मीटर या 56 जूल का हमारा कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य का परिकलन करना है हमें। ठीक है, एक कूली है, कितने किलोग्राम का बोझ उठाया उसने 15 किलोग्राम। अब यहाँ पर किलोग्राम दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको, किलोग्राम किसका मात्रक होता है, हमने पढ़ा था कि किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है M दिया हुआ है 15 किलोग्राम। M कितना दिया हुआ है 15 किलोग्राम। धरती से 1.5 मीटर उठा के रख रहा है, मतलब इसका विस्थापन वो कितना कर रहा है 1.5 मीटर का विस्थापन कर रहा है। अब इस पर जो बल लगेगा वह कितना रहेगा, तो W बराबर mg हमने पढ़ा था कि भार कितना होता है mg होता है। तो 15 हो गया हमारा वस्तु का द्रव्यमान, g का मान 10 मान लो, g का मान कितना मान लेंगे 10। तो इस पर कितने न्यूटन का बल कार्य करेगा 150 न्यूटन का बल कार्य करेगा। कितने का बल कार्य करेगा 150 न्यूटन का बल कार्य करेगा। और ये हो गया बल। बल में हम क्या कर देंगे विस्थापन का गुणा, तो 150 में हम जब 1.5 का इंटू करेंगे तो 225 न्यूटन मीटर आएगा। कितना आएगा 225 न्यूटन मीटर इसका आंसर आएगा। तो W कार्य बराबर कितना हो जाएगा 225 न्यूटन मीटर। 225 न्यूटन मीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। आ गया समझ में। यहाँ पर किलोग्राम में दिया हुआ था इसलिए हमने क्या माना उसको M माना। विस्थापन सिंपल सा दिख रहा है कि 1.5 मीटर का विस्थापन, क्योंकि नीचे से ऊपर उठा के रख रहा है वो। W बराबर, ये W क्या है वेट है, वेट भार है। भार का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W बराबर mg। 15 गुणा 10 कर देंगे, 10 g का मान हम सिंपली मान सकते 9.8 होता है, लेकिन हम उसको क्या मान सकते 10 मान सकते। F बराबर कितना हो जाएगा 150 न्यूटन। तो हमें कार्य निकालना है, बल गुणा विस्थापन करेंगे, 150 में 1.5 का गुणा कर देंगे तो 225 न्यूटन मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब याद रखना कार्य किस प्रकार की राशि होती है, तो कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य जिस दिशा में कर रहे हो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है हमें कि इतने उत्तर दिशा में काम किया, दक्षिण दिशा में काम किया, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती कार्य करने के बाद। ठीक है ना, हमने कितना कार्य करा वो काफी होता है। तो 225 न्यूटन मीटर का कार्य हुआ, यह हमारा पूर्ण आंसर है। इसमें दिशा नहीं बताना पड़ेगा हमको क्योंकि ये अदिश राशि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अब सेकंड नंबर पे आते हैं ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। जिस क्षमता से हम कार्य कर पाते हैं उसी को क्या बोलते हैं ऊर्जा। यदि हमारे पास ऊर्जा ज़्यादा रहेगी तो कार्य करने की क्षमता हमारी ज़्यादा रहेगी। कार्य करने की क्षमता क्या होंगी ज़्यादा होंगी। ठीक है, जैसे हम यदि एक जवान व्यक्ति की तुलना करें और एक बुजुर्ग व्यक्ति की तुलना करें तो जवान व्यक्ति के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो अगर उनको सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ने का एग्जाम्पल लेते हैं, सीढ़ी चढ़ना है तो सीढ़ी कौन ज़्यादा चढ़ पाएगा,
तो ज़्यादा सीढ़ी जाहिर तौर पर जवान व्यक्ति ज़्यादा सीढ़ी चढ़ पाएगा क्योंकि उसके पास ऊर्जा ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी कार्य करने की क्षमता क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक है ना। सीढ़ी चढ़ने को यदि हम कार्य माने तो ज़्यादा क्षमता के साथ कौन कर पाएगा, जवान व्यक्ति कर पाएगा क्योंकि उसके पास ऊर्जा ज़्यादा है। और बुजुर्ग व्यक्ति के पास ऊर्जा कम होने से उसकी कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अब ऊर्जा जो है वह विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। प्रकाश हमारे पास अलग से चैप्टर है, विद्युत हमारे पास अलग से चैप्टर है, रासायनिक ऊर्जा को हम सेल के माध्यम से पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में। यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ किस पे फोकस करने वाले, यांत्रिक ऊर्जा पे फोकस करने वाले हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं के योग से बनती है। पहली आती है गतिज ऊर्जा। अब नाम से स्पष्ट है कि जो ऊर्जा गति के कारण होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जो ऊर्जा गति के कारण हो उसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। हम यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार पढ़ रहे, दो प्रकार की ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा में, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो गति के कारण जो ऊर्जा होंगी उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा, गति के कारण होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला याद रखना है, हाफ mv²। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। इसका फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ mv²। इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए यहां पर लिखा है के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv²। अब याद रखना, जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वह भी एक कार्य के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। ये रेलवे में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल से पूछे गए थे 2018 में। रेलवे में 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक तो फॉर्मूला याद रखना है, हाफ mv²। गति के कारण होती है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह कार्य के बराबर होता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो हमें गतिज ऊर्जा बताना है। देखो दिया क्या है, तो किलोग्राम मतलब क्या दिया है, m दिया है। m बराबर 15 किलोग्राम, m बराबर 15 किलोग्राम मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है ना। 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब क्या, वेग। v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है कि क्या दिया हुआ है तो हम इसके मात्रक देखकर भी समझ सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। जैसे किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक होता है, तो हमें m दिया है 15 किलोग्राम, v दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो यहाँ पर 1/2 वैसा ही हो जाएगा। m का मान दिया है 15 किलोग्राम, v का मान दिया है 4। यहाँ पर हमें करना है वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। क्या 2 से मैं 16 को 8 बार काट सकता हूँ, तो बिल्कुल काट सकता हूँ। और 15 का पहाड़ा 8 बार लेंगे तो 120 आएगा, 120 जूल। गतिज ऊर्जा है तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आई, 120 जूल काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी। क्या दिया हुआ था, m दिया हुआ था, v दिया हुआ था। हमें फॉर्मूला पता होता है हाफ mv², हमने डायरेक्ट मान रखा और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड मतलब वेग दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। इस वेग से कोई वस्तु आगे बढ़ रही है। इसकी गतिशील ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी हमको दी हुई है 120 जूल। कितनी है काइनेटिक एनर्जी, 120 जूल काइनेटिक एनर्जी है। हमें वस्तु का द्रव्यमान पता करना है, तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/2 mv²। 1/2 mv² हमने लगाया। काइनेटिक एनर्जी हमको 120 दी हुई थी, 1/2 गुणा m का मान हमें नहीं पता, हमें वही निकालना है। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16। ये 2 से हम काट देंगे, कितनी बार, 8 बार कट जाएगा। 120
8 भाग में आ जाएगा, बराबर आ गया m। तो जब हम काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो द्रव्यमान कितना आ गया, 15 किलोग्राम द्रव्यमान आ गया। ये दरअसल पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें ये दिया हुआ था दो चीज़ें और काइनेटिक एनर्जी निकालना था। अब हमें क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दी है और v दिया हुआ है, तो m हम निकाल सकते हैं। जब भी कोई तीन चीज़ें फॉर्मूले में रहती है तो हमें कम से कम दो चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे हमने सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले जो हमारी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, तो वह थी हाफ mv²। कितनी थी गतिज ऊर्जा, हाफ mv²। अब हमने क्या करा, इस वेग को आधा कर दिया, वेग को क्या कर दिया, आधा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 m, v को हम कर रहे हैं आधा, मतलब v/2 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा m गुणा ये v का स्क्वायर, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो v का स्क्वायर भी हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब इस 1/4 को हम अलग लिख लेते, 1/4 v²/4 मतलब क्या, v² में 1/4 का गुणा, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है 1/2 गुणा m गुणा v², इसको हमने अलग लिख लिया और हमने इसको देखा तो हाफ mv², ये तो पहले जैसा है। तो अभी क्या परिवर्तन आ गया, पहले की तुलना में 1/4 गुना हो गई, वो कितनी हो गई, 1/4 गुना हो जाएगी यदि वेग को आधा कर दिया जाएगा। कितनी हो जाएगी, 1/4 गुना हो जाएगी यदि वेग को आधा कर दिया जाए, ठीक है। आ गई बात समझ में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी तक हम कर चुके, बस फॉर्मूला लगाना है आपको, वेग को क्या करना है, दोगुना करना है और बताना है क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते अब। अगला हमारी ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा नाम से इसके भी स्पष्ट है कि स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जो ऊर्जा गति के कारण होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है, जो ऊर्जा स्थिति के कारण होती है उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए इसको ईपी से दर्शाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। ईपी बराबर mgh, ठीक है। ये जो धनुष बाण की जो एनर्जी होती थी वो किसके कारण होती थी, तो वो स्थितिज ऊर्जा के कारण होती थी। जब धनुष सिंपल रखा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है, उसको क्या करा जाता है, उसे ताना जाता है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसमें आ गई स्थितिज ऊर्जा। अब जब स्थितिज ऊर्जा से तीर को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में और तीर बहुत ही तीव्र गति से जाता है। समझ में आ गई बात, कैसे जो तीर कमान है वो चलने का सिद्धांत क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है उसमें, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला है ईपी बराबर mgh, ईपी बराबर mgh, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ mv², ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, तो क्या दिया है, m बराबर 10 kg, m बराबर कितना दिया है, 10 kg दिया हुआ है। एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। धरती से 6 मीटर मतलब विस्थापन दिया हुआ है, या उठाया गया तो हम बोल देंगे कि ऊंचाई दी है। क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी है, 6 मीटर की ऊंचाई दी है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान निकालना है हमें, कितनी ऊर्जा इसमें विद्यमान है। तो देखो ऊंचाई आई, ऊंचाई आई मतलब डेफिनेटली स्थितिज ऊर्जा है इसमें, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे। ईपी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या पढ़ा है हमने, mgh। mgh तो हम लिखेंगे 10 m का मान गुणा g का मान हम मान लेते हैं 10 सिंपल करने के लिए, और h का मान मान लेंगे 6। मान क्या लेंगे, दिया हुआ है 6 है ना, तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100, 100 का 6 में गुणा करेंगे तो 600 जूल। कितनी ऊर्जा आ गई, 600 जूल की ऊर्जा आ गई इसमें, ठीक है। और यदि 600 जूल ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब उनने जो जी है ना उसको 9.8 माना है, तो इससे थोड़ा सा ही कम जो भी आंसर रहेगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो
क्या क्वेश्चन था, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु थी, तो हमने लिख लिया कि m बराबर 10 किलोग्राम दिया हुआ है। इस वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया था, तो h बराबर 6 मीटर, EP बराबर आ जाएगा mgh, m का मान 10, g का मान 10, h का मान 6, तो टोटल हो जाएगा 60 जूल। कितनी ऊर्जा हो जाएगी, 60 जूल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, धरती से निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, धरती से निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, नहीं पता क्या ऊंचाई है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो EP दिया हुआ है पहले तो 480 जूल। EP कितना दिया हुआ है, 480 जूल दिया हुआ है। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, मतलब m दिया हुआ है 12 किलोग्राम। g भी जरूरत पड़ती है हमें, तो g मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का मान कितना मान लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मान रखना है बस। EP बराबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, mgh। EP बराबर फॉर्मूला mgh। m का मान कितना है, m का मान है 12, g का मान कितना है 10, h का मान हमें निकालना है। 480 दिया हुआ है EP का मान, 480 किसका मान दिया है, EP का। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 का पहाड़ा लेंगे तो 12 चौक होता है 48, तो h का मान कितना आ जाएगा, 4 मीटर। h का मान कितना आ जाएगा, 4 मीटर, 4 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। यदि हमने इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जब जोड़ दिया तो यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ देने से क्या बन जाती है, यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। जैसे ये हथौड़ी से क्या करा जा रहा है, एक कील को ठोका जा रहा है, तो पहले हथौड़ी को जब ऊपर की तरफ उठाया तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई, इसमें स्थितिज ऊर्जा। अब उसको, उस स्थितिज ऊर्जा को हमने किस में बदल दिया, गतिज ऊर्जा में, एकदम तेज गति से नीचे की तरफ लाए, तो कील क्या हो गई, अंदर की तरफ धंस गई। तो यह कौन सी ऊर्जा हो गई, दोनों का योग मैकेनिकल ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो गया। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। यदि किसी पिंड को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, किसी पिंड को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो ऊंचाई पर कोई पिंड स्थित है, मतलब उसमें अभी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे ही ऊपर से हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके वेग में वृद्धि होगी, लेकिन ऊंचाई कम होगी। ऊंचाई के कम होने से स्थिर ऊर्जा कम हो जाएगी और वेग के वृद्धि होने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया, वेग के कारण ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। तो जब कोई वस्तु जितनी ऊपर स्थित होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए जब पानी की टंकी तीसरे चौथे माले पर रखी होती है तो नीचे वाली जो मंजिल होती है उसमें जो पानी आता है उसकी रफ्तार आपने देखना, बहुत तीव्र वेग से पानी नीचे की तरफ आता है, क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बहुत ही तीव्र गति से गतिज ऊर्जा में बदल के नीचे तक पहुंचती है। ठीक है ना। तो जब भी किसी पिंड को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदलते जाती है, लेकिन उनकी दोनों ऊर्जाओं का योग क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की कौन सी ऊर्जा संरक्षित होती है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। समझ में आ गई बात। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की संरक्षित होती है। क्वेश्चन बनता है ये कि ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की कौन सी ऊर्जा संरक्षित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हम। अब अगला टॉपिक है हमारा शक्ति। अगला टॉपिक क्या है हमारा, शक्ति। तो कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति बोली जाती है कार्य करने की दर। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। मैंने बताया था आपको कि की दर यदि आ जाता है तो बटे में क्या आ जाता है, समय आ जाता है। जब भी परिभाषा में की दर आता है तो बटे में क्या आएगा, समय। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य बटे समय को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक हमने पढ़ा था जूल, समय का मात्रक हमने पढ़ा सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, या फिर वाट। वाट हम बोलते हैं ना गुस्से में कि वाट लगा दूंगा। वाट लगा दूंगा का मतलब क्या है, शक्ति लगा दूंगा। वाट लगा दूंगा का मतलब क्या है, शक्ति लगा दूंगा। यह वाट जो मात्रक है शक्ति का, यह जेम्स वाट के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने भाप के इंजन की
आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था और उस समय की सबसे शक्तिशाली चीज भाप के इंजन को मानी जाती थी, इसीलिए शक्ति का जो मात्रक रखा गया वो जेम्स वॉट की याद में वॉट रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया? वाट रखा गया। और याद रखना 1 किलोवाट में कितने वाट होते? तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते। 1 किलोवाट में कितने वाट होते? 1000 वाट होते 1 किलोवाट में। और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते। 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, सब एक एक क्वेश्चन आपका बनाता है। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। की दर मतलब बटे में समय, कार्य बटे समय बराबर होता है शक्ति। मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकेंड या फिर वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है, अब शक्ति को भी एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको। जैसे अभी हमने ऊर्जा को समझा था युवा और एक वृद्ध की एग्जाम्पल से, बुजुर्ग के एग्जाम्पल से, लेकिन अब दो युवा है समान। ठीक है, तो उनकी ऊर्जा मान लो सेम है, लेकिन शक्तियां जरूरी नहीं कि सेम हो, है ना। शक्ति का अंदाजा कैसे लगाएंगे? सीढ़ी चढ़ने का एग्जाम्पल लेते। मान लो कोई पहला वाला जो युवा है वह 1 मिनट में 3 सीढ़ी चढ़ रहा है और दूसरा वाला युवा 1 मिनट में 2 ही सीढ़ी चढ़ पा रहा है। तो ज्यादा शक्ति किसके पास है? ज्यादा शक्ति 3 सीढ़ी चढ़ने वाले के पास है। कम समय में जो ज्यादा कार्य करे, कम समय में ज्यादा कार्य करने वाले की शक्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? तो ये हमने क्या समझा है? शक्ति को समझा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वो आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है, लेकिन जूल एक छोटा मात्रक होता है। जूल क्या होता है? एक छोटा मात्रक होता है। व्यवसाय में तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा लगती है, तो उसको जूल में नापेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए व्यावसायिक ऊर्जा के लिए हमने जो मात्रक लिखा वह था किलोवाट घंटा। क्या मात्रक रखा? किलोवाट घंटा हमने एक मात्रक रखा, जो कि व्यावसायिक यूनिट का, व्यावसायिक ऊर्जा का मापन करने के लिए हमने रखा है। बड़ा मात्रक है ये। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल 1 किलोवाट घंटे में होते हैं। कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। अब ये आया कैसे? तो 1 किलोवाट घंटे को देखो आप, 1 kWh बराबर, तो 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकेंड? तो 3600 सेकेंड। इन दोनों का जब गुणा किया हमने, इन दोनों का जब गुणा किया तो 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर, तो हो गए 5 जीरो। हम एक दशमलव लगा लेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बोले तो बड़ा मात्रक चाहिए, तो हमने क्या लिया? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। और इसी 1 किलोवाट घंटे को हम 1 यूनिट बोलते हैं। इसी 1 किलोवाट घंटे को क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। और इसी यूनिट में हमारा बिजली का बिल आता है घर का। इसी यूनिट में हमारा बिजली का बिल आता है घर का। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1000 वाट का बल्ब यदि हम 1 घंटे तक जलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली का बिल आता है। हीटर, विद्युत हीटर की बात करते हैं। विद्युत हीटर होता है 1000 वाट का। यदि विद्युत हीटर 1000 वाट का 1 घंटे तक जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली बनती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब क्वेश्चन करते। 60 वाट का एक बल्ब है जिसको प्रतिदिन 6 घंटे हम चला रहे। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिटों में ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होता है इसमें? 60 वाट, कितने वाट का बल्ब है? 60 वाट का। इसको किलोवाट में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे। कितने घंटे उपयोग करा? तो 6 घंटे उपयोग करा है। किलोवाट घंटा निकालना है हमें। हमारे पास वाट में दिया था, हमने क्या करा? उसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिया। हमें जो समय दिया था वो घंटों में नहीं दिया हुआ है, तो 6 घंटे हमने गुणा कर दिया। 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 6 में गुणा होगा तो 36, 36/100 मतलब 0.36 यूनिट की बिजली बनेगी। 0.36 यूनिट की बिजली बनेगी। 60 वाट का बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन चलाया हमने, तो एक दिन में बिजली का खर्च कितना आ जाएगा? 0.36 यूनिट। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? आपका घर का भी निकाल सकते हो। पंखे का निकालना, कितने पंखे हैं? एक पंखा 50 वाट का आता है,
बल्ब देख लेना कितने वाट के बल्ब लगे हुए हैं, उन सब का गुणा करके कितने घंटे चलते हैं अप्रोक्सीमेट आप उसका इनटू करके उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, यूनिट में निकालना है और वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देना। आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, मतलब पावर दी है, पावर कितनी दी है 1500 वाट इसकी पावर दी हुई है और यह कितने घंटे चल रहा है तो 10 घंटे। एच बराबर कितने घंटे है 10 घंटे। हमें क्या निकालना है उसकी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। ठीक है, तो 1500 वाट उसकी शक्ति हो गई, तो 1500 वाट इंटू 10 घंटे। वाट को किस में बदलना है किलोवाट में, तो 1000 से भाग दे देंगे। जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, तो कितनी यूनिट बिजली बनेगी 15 यूनिट बिजली बनेगी। कितनी यूनिट बिजली 15 यूनिट बिजली बनेगी यदि एक विद्युत हीटर जो 1500 वाट का है उसको 10 घंटे चलाते हैं। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि यदि 1500 वाट का एक विद्युत हीटर है, 1 घंटे चलाएंगे तो 1.5 यूनिट, तो 10 घंटे चलाएंगे तो 15 यूनिट। आगे बात समझ में। वाट को किलोवाट में बदलना मत भूलना और याद रखना समय भी घंटे में रहना चाहिए, तब जाके आप दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर आपका यूनिट में आएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का जो वीडियो था, आज का हमारा टॉपिक हमने किया है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य की परिभाषा पढ़ी हमने, ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी। ऊर्जा दो प्रकार की, एक तो यांत्रिक ऊर्जा पे फोकस किया हमने। यांत्रिक ऊर्जा देखा तो दो प्रकार की मिली, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दोनों के फॉर्मूले हाफ mv² और mgh। और इसके बाद हमने देखा कि गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। इसके बाद हम शक्ति पे आ गए। शक्ति हमने देखा कि कार्य बटे समय को शक्ति बोलते हैं और वाट इसका मात्रक होता है। अब छोटा मात्रक होता है जूल, तो हमें बड़े मात्रक की जरूरत पड़ी तो हमने बड़ा मात्रक लिया 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटे को हमने क्या बोला बड़ा मात्रक, और इसी को हम बोलते हैं यूनिट। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी प्रकार के वीडियो आगे भी इस सीरीज में आते रहेंगे। तो ये चौथा वीडियो हमारा समाप्त हुआ। 5वें वीडियो में हम मिलेंगे आपसे ध्वनि चैप्टर के साथ। साउंड चैप्टर को हम करने वाले हैं, 5वां वीडियो साउंड पे होने वाला है। तो मिलते हैं आपके साथ 5वें वीडियो में साउंड के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।